हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक अनुच्छेद 110 धन विधेयक। जानेंगे कि धन विधेयक क्या है, किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है पारित करने की। अनुच्छेद 109। तो अनुच्छेद 109 और 110 दोनों को जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपका सहयोग हमें मिल सके। सबसे पहले तो धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 के अनुसार, अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 के अनुसार धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी एक से संबंध रखता है। जो विषय दिए गए हैं नीचे, उनमें से सभी विषय उसमें हो या फिर उनमें से कोई एक विषय हो जिससे वह संबंधित हो, तो ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा। तो पहला है किसी कर का आरोपण, अर्थात कोई कर लगाना, उत्साधन, हटाना, परिहार, रोक देना, बदलना या विनियमन करना। तो किसी कर का आरोपण, उत्साधन, परिहार, बदलना या विनिमय करना, ऐसा कोई विषय यदि उस विधेयक में है तो ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा। दूसरा है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन करना या प्रत्याभूत करना। तीसरा है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा और उसमें धन डालना, उसकी अभिरक्षा और उसमें धन डालना या उसमें से धन निकालना, ऐसा कोई उल्लेख है, ऐसा कोई संबंधित विधेयक है इस बात को लेकर, वह धन विधेयक कहलाएगा। अगला है भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना। अगला किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। किसी व्यय को अर्थात ऐसा कोई खर्चा जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हो, घोषित करना, ऐसा विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। अगला है भारत की संचित निधि के या भारत के लोक लेखे के मध्य धन प्राप्त करना, ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी या संघ या राज्य के हिसाब का लेखा परीक्षण करना। संघ या राज्य के हिसाब का लेखा परीक्षण करना, जो भी संघ और राज्य का हिसाब है उसका लेखा परीक्षण करना। छह है उपबंध का से चा तक में उल्लिखित विषयों में से किसी एक का अनुषंगिक कोई विषय का उपबंध करना। यदि ऐसा कोई विषय है जो का से चा तक है तो वह धन विधेयक कहलाएगा। किंतु किंतु कोई विधेयक इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थदंडों के आरोपण का अथवा लाइसेंसों के लिए शुल्क का अथवा की गई सेवाओं के लिए शुल्क का उपबंध करता है। ऐसा विधेयक धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। यह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के लगाने, अब कोई स्थानीय प्रयोजन है उसके लिए कोई कर लगाना, परिहार करने, बदलने या विनियमन करने का उपबंध करता है, तो ऐसा भी विधेयक धन विधेयक नहीं कहा जाएगा। यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इस पर फाइनल डिसीजन कौन देता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अध्यक्ष ही घोषित करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। अतएव जब कोई धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है या राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जाता है, कि पहले तो राज्यसभा को भेजा जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जाता है, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन विधेयक है। उस पर लोकसभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा और मुहर लगा रहेगा कि वह विधेयक धन विधेयक है। अगला है धन विधेयकों के पारित करने की विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 धन विधेयक केवल, जो धन विधेयक है उसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और इसे केवल किसी मंत्री द्वारा ही पुरस्तावित किया जा सकता है, किसी अन्य सदस्य द्वारा नहीं। वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, अर्थात धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। अर्थात धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। कि जब तक उसकी सिफारिश न कर दें लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः असल में यह मंत्रिमंडल की ही सिफारिश होती है, क्योंकि ऐसा संवैधानिक प्रमुख होने के नाते जो भी अनुमति या सिग्नेचर होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय के ही होते हैं। अनुमति मिल गई है, लेकिन क्या होता, अनुमति वह होती मंत्रिमंडल की ही वास्तव में होती है। किंतु किसी कर के घटाने या समाप्त करने के लिए बंद करने वाले किसी संशोधन को प्रस्तावित करने के लिए इस खंड के अंतर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात, अब किसी जो विधेयक है, जो धन विधेयक, उसको राज्यसभा ने लोकसभा ने पारित कर दिया। अब राज्यसभा को भेजा जाता है उसकी सिफारिश के लिए। राज्यसभा को अपनी सिफारिश के साथ, जो भी अपना डिसीजन है उसके साथ, धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर, विदिन 14 days, हैव टू रिटर्न लोकसभा को वापस करना होगा। कि 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस कर देना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों में से सबको या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अब जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दी है उसके संदर्भ में विधेयक के, कि आप ऐसा कर लो या वैसा कर लो लोकसभा के लिए, तो राज्यसभा का जो रिकमेंडेशन है उसमें लोकसभा उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों में से किसी को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों में से किसी को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा जिसमें कि वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर, विदिन 14 days, धन विधेयक को वापस नहीं करती है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिसमें कि लोकसभा ने उसको पारित किया था। इस प्रकार राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। अनुच्छेद 109 क्लास 2।
तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो है 14 दिनों तक। अगर 14 दिनों तक नहीं लौटाती है बाद में, तो वह पारित मान लिया जाता है। और इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 109 क्लाज 2 में। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा को किसी धन विधेयक को स्वीकार करने या संशोधित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल वह सिफारिश कर सकती है कि आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन एक तुलनात्मक रूप देखें, अमेरिका में सीनेट को धन विधेयक में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इस प्रकार दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात, अब दोनों सदनों से पारित होने के बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए पेश किया जाता है। दोनों सदनों से पारित हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास गया अनुमति के लिए। इस संबंध में सिवाय एक बात के सभी बातें साधारण विधेयक की ही तरह हैं, अर्थात राष्ट्रपति या तो अपनी अनुमति देता है या रोक लेता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति सदनों को पुनर्विचार करने नहीं लौटा सकता। इससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। Thanks for watching. To support us, please subscribe the channel and press bell icon and like the video. थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।